एक तो लेसर पनिशमेंट का केस है, इट्स हार्ड एंड क्रिमिनल हीनियस क्राइम का केस नहीं है ये 3 साल जो होती है ना, वैसे इसको जब हम अपनी नॉर्मल थ्रू आउट क्लाइंट्स का केसेस करते हैं, मैं तो खुद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बड़े अरसे से 20-22 साल से कर रहा हूँ फौजदारी काम। जब इसको जाते हैं, जब आप वेरी फर्स्ट डे हाई कोर्ट में, या अगर आपको मैजिस्ट्रेट ने सजा दी हो और आप सेशन कोर्ट में अपील डालते हैं और सस्पेंशन डालते हैं, साथ सस्पेंशन मींस एक हम लगाते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट, ट्रायल से पहले। जब ट्रायल में कन्विक्शन हो जाए तो हम 426 के तहत सस्पेंशन ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर लगाते हैं, उसको हम आम फैम अल्फाज में कहते हैं कि सजा के बाद, फैसले के बाद बेल। तो जब हम वो लगाते हैं तो वो खड़े खड़े सस्पेंड कर देते हैं, और अपील जो मेन होती है उसके अंदर नोटिस कर देते हैं दूसरी पार्टी को कि यार आ जाए, क्योंकि ये लेसर पनिशमेंट का केस होता है, लेस देन 3 years, ऑलवेज कंसिडर एज अ बेलेबल ऑफेंस। वैसे इसके ऊपर बड़ी बड़ी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हुई हैं कि 3 साल को आप वैसे कंसिडर करेंगे बेलेबल। अब इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन था किले में ले जाने की क्या वजह जी, देखें आपके पास अडयाला जेल मौजूद था, आपके इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन ये है कि इस्लामाबाद के जज ने सजा दी ना, तो उसके लिए आपकी जो इस्लामाबाद की कोर्ट्स हैं वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक बनी नहीं, जो उसकी जेल है। और जो जेल इस्लामाबाद के प्रिजनर्स के लिए यूज होती है दैट इज हडियाला जेल, और हडियाला जेल जो है वो आपको पता होगा एशिया की बड़ी 3 जेलों में से एक जेल आती है। अब इशू ये है कि इनको वहां पर नहीं रखा गया, लाहौर से उठाया गया, और मैंने प्रोसीजर बता दिया सारा आपको कि वारंट इशू नहीं हुआ, कॉपी मिली कोई नहीं, साइन हुआ कोई नहीं, और वहां से वो गिरफ्तार भी हो गए, और गिरफ्तार हो गए पता चला जी, पहले पता चला अडियाला आ रहे हैं, फिर पता चला जी अटक आ रहे हैं, फिर पता चला कि रेस्ट हाउस में, क्योंकि हम तो ढूंढते रहे, हमें तो पता नहीं चल रहा। तो लास्ट न्यूज ये आई कि जी ही इज एन अटक फोर्ट। अब अटक फोर्ट जो है बेसिकली वो अटक किला था, अटक किले को जो है कन्वर्ट किया गया जेल के अंदर। वैसे पीपल्स पार्टी के जब बुरे दिन थे, जब उनके ऊपर जब अलाक साहब ने क्रैकडाउन किया था, हमारे बुजुर्ग, मेरे अपने बुजुर्ग भी रहे वहां पर, उन्होंने बताया कि उस टाइम भी जितने भी सियासी कैदी मेन स्ट्रीम के जो होते थे, इनको अटक किले में रखा जाता था, क्योंकि वहां पर ज्यादा तकलीफ मिलती है, आपका घर दूर होता है, दरिया के ऊपर है, आपको पब्लिकली मिलना मुश्किल। अब हमें खान साहब की अपील फाइल करने के लिए जो पावर अटर्नीज वकालतनामे साइन करवाने, हमें अटक बंदे भेजने पड़े, हमारे वकला अभी अटक जा रहे हैं रास्ते के अंदर कपड़े देने के लिए। अदरवाइज वो एक पुराना किला है, आपको पता है कितना पुराना कदीम। सो जेलें तो बनी नहीं, इसके अंदर फैसिलिटीज भी हो रहा है, वहां पर ये फैसिलिटीज भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको तंग करने के लिए, उनको तकलीफ इजा पहुंचाने के लिए वहां पर रखा गया। अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पर कोई बहुत हाई फाई सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। और मुझे नहीं पता कि वहां ले जाने की और इसके अलावा क्या वजह है कि उनको तंग किया जाए या तकलीफ दी जाए, दैट्स इट। खान साहब की हमने अपील फाइल करनी है, और अपील होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जुरिस्डिक्शन क्योंकि आईसीटी ने फैसला किया, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने फैसला किया, और एडिशनल सेशन जज के पास पावर्स होती हैं सेशन जज की इक्विवेलेंट, तो उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली आप जो हैं वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप इसकी अपील लगाएंगे। अपील के साथ आपको लेक्चर लगाने पड़ेंगे, ऑर्डर, इम्प्यून्ड ऑर्डर, और आपका जो फर्दर जुर्म जिस दिन चार्ज फ्रेम हुआ, एविडेंस, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिन, जो 342 की स्टेटमेंट, सवाल दिए उसके जवाब खान साहब ने दिए, और देन द फाइनल जजमेंट ये लगानी है। उसके साथ एक सीएमए लगाई जाएगी इलादा, जिसको हम कहेंगे कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर, क्योंकि उसके मेन अपील और उसके साथ सीएम ये दोनों लगाई जाएंगी, जिसके अंदर जो है वो सीएम के ऊपर जो है उन्हें कहा जाएगा कि जी रिलीज करें, जिसको हम 426 के तहत फाइल करेंगे हम, और अपील जो है वो होगी मेन ऑर्डर के अगेंस्ट, जिसके अंदर खान साहब को पनिशमेंट हुई। सो द बेसिक स्टेप अब ये होगा कि हमें मंडे वाले दिन, क्योंकि अभी तक तो टेस्टेड कॉपीज ही नहीं मिली हमें, सुबह अर्ली मॉर्निंग टेस्टेड कॉपी लेनी है। आज जो हमारे दोस्त गए हुए हैं अटक किले में, वहां से पावर अटर्नी साइन करा के लाएंगे, वो बड़ी मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपको या जज के सामने वकालतनामे साइन करवाने पड़ते हैं, या जो सुप्रीडेंट जेल होता है उसके सामने करवाने पड़ते हैं, उनकी मोहर होती है ऊपर, तो वहां से आएंगे। उसके बाद जो है वो फाइल की जाएगी अपील। सेकेंडली इसके अंदर जो है हमारी इससे रिलेटेड जो कल हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर किया था, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाल दी, वो पिटीशन पड़ी हुई अंडर ऑब्जेक्शन थी। आज हम उसके अंदर गए ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए, जो भी थी उन्होंने कहा जी अब मंडे को होगा जी, 2:30 बज गए, अब आपका टाइम नहीं ऐसा रहा कि आपको करें। मैं डिटेल्स आपको इसके बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन हमने एक दी हुई थी, इसके अंदर मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड करें। वैसे लीगली स्पीकिंग बात यह है कि आप जब भी कोई इस तरह का केस आता है, किसी भी तरह का हो, तो अगर उसमें मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर दिया जाए तो सबसे पहले वो डिसाइड होता है। इसके ऊपर मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन दी गई थी, डे फर्स्ट से हम इसको लेकर चल रहे थे। और मेंटेनेबिलिटी किस ग्राउंड्स पे थी ये भी आपको बताऊं, मेन ग्राउंड्स है, और उसमें एक ये थी कि जुरिस्डिक्शन आपकी नहीं बनती इस्लामाबाद की, क्योंकि इमरान खान साहब MNA थे मियां वाली की सीट से, और आपने देखा होगा कि जितनी डिस्क्वालिफिकेशन हुई पहले
और ईसीपी की तरफ से जब भी कोई इसमें कंप्लेंट फाइल की गई तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है जहां से वो एमएनए हो। तो हमने कहा था जी इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मियाँ वाली जुरिस्डिक्शन है, आप मियाँ वाली भेजें। नंबर सेकंड इसमें यह था कि जो प्राइवेट कंप्लेंट जब भी फाइल की जाती है तो वो अगर मर्डर के केस भी हो जिसमें हैंग सेंटेंस जो आपकी पनिशमेंट होती है, मैक्सिमम पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट आप कह लें, तो वो पहले मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है। मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होने के बाद वो रेफर करता है फिर कंसर्न ट्रायल कोर्ट को जिसका ट्रायल होना हो। ये डायरेक्टली सेशन कोर्ट में फाइल की गई। थर्डली इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्बिग्विटीज थी, साइनों के प्रॉब्लम्स थे, अथॉरिटी जो दी गई थी उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे, इस तरह के बेताशा लकूनास थे। हमने पहले मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन दी, जो जज साहब ने ऑर्डर में अपने ट्रायल कोर्ट में हमायूं दिलावर साहब ने रख दिया कि जी मैं आखिर में डिसाइड करूंगा फाइनल जजमेंट के साथ। उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उसके अंदर प्रीवियसली जब हमने इसको पहले चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया नीचे कि जज साहब वही दोबारा डिसाइड करें। जज साहब ने उसको दोबारा डिसमिस कर दिया। वी फाइल्ड अनदर एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट। उसके साथ सेकंड एप्लीकेशन जो है वो हमने ये पिटिशन डाल दी कि जी जज साहब के अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से खान साहब के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा मवाद 2014 से शुरू हुआ और अभी तक आ रहा था, और वो ओपन कोर्ट में दी गई। जज साहब को हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिक्यूजल की एप्लीकेशन को खड़े खड़े डिसमिस कर दिया। वहां से फिर हाईकोर्ट चले गए, वो भी क्लब हो गई साहब। थर्डली जब खान साहब से क्वेश्चंस किए गए 342 के तहत, उसमें एक क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपने दफा में कोई एविडेंस देना चाहते हैं, जिसपे खान साहब ने कहा मैं दूंगा। उसने कहा जी अच्छा अभी ले आए, लिस्ट दे दें। इन्होंने कहा जी सुबह लिस्ट दे दूंगा। सुबह लिस्ट दी गई 12 बजे। उसने कहा अच्छा 1:30 बजे लेकर आ जाए। उन्होंने कहा जी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे, जो हमारे टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं वो लोग हैं, कोई लाहौर में है कोई कराची में है, इतना जल्दी तो नहीं आ सकते, आपको इतनी जल्दी क्या। उन्होंने वो भी डिसमिस कर दी, उसको भी चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में। गर्ल्स के इसके अलावा भी एक दो पिटिशन बीच में जो क्रॉस क्वेश्चनिंग किए गए वहां पर इजाजत नहीं दी गई। जो डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट किए गए इस केस के अंदर, जो बेस बना के ईसीपी ने जिसके एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, हमने कहा जी इनके सिग्नेटरीज कौन है उनको तो बुलाएं, डॉक्यूमेंट्स तो हमें दे दें। वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए, उसके खिलाफ भी पिटिशन हाईकोर्ट में चली गई। कट एंड शॉर्ट की सारी पिटिशन हाईकोर्ट में गई। देन जब हाईकोर्ट ने पहला केस रिमांड किया तो हमने उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सीपी फाइल कर दी, सीपीएलए फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में वो लगी, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जी जो ट्रायल कोर्ट है वो प्रोसीडिंग्स करती रहेगी लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं देगी टिल द डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट, जो जितनी पेंडिंग पिटिशंस थी। देन वो चलते चलते जब हाई कोर्ट में हमने सीएम फाइल की, अर्ली हियरिंग फाइल की, उसके बाद नहीं हुई। देन उसके बाद परसों लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा। तो उन्होंने कहा जी हम हाई कोर्ट का डायरेक्शन देते हैं कि वो डिसाइड करें। हाई कोर्ट ने वो सुबह लगाई परसों की डेट में, उससे नेक्स्ट डेट कल की डेट में, और सुबह लगी जब वहां पर उसके अंदर उन्होंने आर्गूमेंट सुने। आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने कहा 10 बजे ऑर्डर होगा, देन 12 बजे होगा। गर्ज ये कि 3 साढ़े 3 बजे ऑर्डर, और ऑर्डर हुआ शाम को 6 साढ़े 6 बजे, जिसकी कॉपीज आने आने तक हमें पहुंची। देन उसके बाद सुबह जब उधर पेश हुए वहां, तो उन्होंने कहा जी दोबारा सेकंड टाइम उन्होंने रिमांड कर दिया कि दोबारा मेंटेनेबिलिटी और ये जितनी एप्लीकेशन डिसाइड करें। जज साहब ने टाइम रखा ट्रायल कोर्ट का, रख के उन्होंने उसको देर एंड देन डिसाइड किया जी कि ये डिसमिस कर रहा हूँ दोबारा, और आर्गूमेंट्स अपने हट करें, और उसके बाद आप लोगों को मैं ऑर्डर सुनाऊंगा। ये मतलब आपको मैंने शॉर्टकट बता दी, एक समरी। आज की हियरिंग में ये हुआ कि ईसीबी के आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद हमारे आर्गूमेंट्स के लिए फिक्स था। आज खान साहब की 1 तारीख थी नैब कोर्ट में बेल में, उसमें एग्जाम्पशन देनी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था जिसमें केस रिमांड हुआ सेकंड टाइम, वो पिटीशन हमने दायर करने के लिए भेजी। वो दायरी के लिए गई। अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा हारिस साहब इसमें कौंसल थे, उनका जो क्लर्क था वो हाई कोर्ट से गायब हो गया। उनको एकदम कॉल आ गई, उसके मैसेज आ गए, उसके उनके जो क्लर्क था, जो मुंशी था उसका, वहां से वो रश भागते भागते हाई कोर्ट गए। वहां से एक और वकील साहब थे, उनके थ्रू पिटीशन फाइल हुई। पिटीशन फाइल होकर वो जब पहुंचे नैब कोर्ट में, ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। 12:05 पे ख्वाजा हारिस साहब एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नई बनी अभी इस्लामाबाद मौजूद थे। मैं वहां पर सुबह 8:30 बजे से मौजूद था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और क्योंकि लीडिंग काउंसिल हमारे ख्वाजा हारिस साहब थे, उसके बाद गोहर में हम 3-4 सुप्रीम कोर्ट के वकील क्योंकि लीगल टीम में थे खान साहब की। ख्वाजा हारिस साहब ने अपने जो उनका क्लर्क गायब हुआ और 2 घंटे 3 घंटे तक वो लापता रहा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी कि सर मेरा क्लर्क मैंने भेजा फाइलिंग के लिए और वो हाईकोर्ट से गायब हो गया। खैर वो बाद में आ गया 2-3 घंटे बाद, बट उन्होंने वहां से जब पहुंचे तो हम ठीक 12:05 पे जनाब ट्रायल कोर्ट में मौजूद थे। ट्रायल कोर्ट ने आते ही ख्वाजा हारिस साहब ने
वहां पर ट्रायल कोर्ट बैठी आके उन्होंने ख्वाजा साहब ने एप्लीकेशन देना शुरू की और जज साहब ने बिल्कुल सुनना इग्नोर किया और ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू कर दिया। ऑर्डर डिक्टेट करते करते उन्होंने आपको सुन लिया जैसे 3 years मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी। इस ऑफेंस में 3 साल ही हो सकती थी, इसके अलावा और तो हो नहीं सकता था। देन उसके बाद उन्होंने जो है 100,000 रुपीज फाइन कर दिया, मैक्सिमम फाइन यही हो सकता था, और डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर अनाउंस किया। और 12:30 बजे तक हम ये टोटल कार्रवाई 20 मिनट की हुई और उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और 3 पेजेस उन्होंने लिखाए। और अनफॉर्चुनेटली वहां से निकल के जब हम गाड़ी में पहुंचे, ये अब आप इमेजिन कर लें कि वहां से बाहर पार्किंग में आने में कितना टाइम लगता है। इस दौरान में खान साहब अरेस्ट हो चुके थे। जब हम गाड़ी में पहुंचे तो हमें मैसेज आ गया कि जी अंदर पुलिस घुस गई और चले गए। मुझे नहीं पता कि खान साहब मौजूद नहीं थे कोर्ट में, तो एक्यूज ना हो तो वारंट इश्यू होता है, वारंट लाहौर कैसे पहुंच गया, पुलिस लाहौर कैसे पहुंच गई, वहां से गिरफ्तार करके पता चला कोर्ट लखपत जेल चले गए और उसके बाद आपको बेहतर पता है कि वहां से फिर अडयाला एंड द ऑनवर्ड अटक या किधर जो कुछ भी है। सो ये आज की सारी कार्रवाई हुई वहां पर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि 30 पेज का ऑर्डर आया 12:05 से 12:30 बजे 9 सोने तक 3 पेजेस लिखाए गए। वारंट हमें नहीं मिला, कॉपी हमने अभी भी टेस्टेड अप्लाई किया, जितनी कॉपी मीडिया में चल रही है वो आ गई। हमें परसों की टाइम दिया गया कि हम उसको लेंगे तो हम अपील फाइल करेंगे उसके अगेंस्ट। सो ये आज की सारी एपिसोड थी। 30 पेजेस का ऑर्डर आया, बड़ा डिटेल लेंथी, और पता नहीं कितनी जल्दी कैसे लिखा गया 20-25 मिनट के अंदर, लेकिन वो हो गया हमारी मौजूदगी में। तो वहां पर 3 पेज ही 9 हुए, 3 दफा 3 पेजेस को ही लिखा गया और पढ़ा गया जो वहां पर जज साहब ने डिक्टेट किया। आई डोंट नो, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इनसाइड द कोर्ट, जो आज कोर्ट की, क्योंकि ऑर्डर अनाउंस हो गया, कोर्ट ने अपना रिजर्व फैसला सुना दिया और इसलिए हम उस पर डिबेट भी कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। और उसका जो सारा का सारा अंदर का सिनेरियो था वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके रेमेडीज क्या हैं? रेमेडीज ये हैं कि खान साहब की, क्योंकि प्री अरेस्ट 6 बेलें पेंडिंग थी हमारी नैब कोर्ट्स में, हमारे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में, कोई 15, कोई आज लगी। जी प्लीज। इस वक्त इमरान खान साहब कहाँ हैं? अडयाला में हैं या अटक ट्रांसफर कर दिया गया? सर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि अटक ट्रांसफर कर दी। अटक के किले में? जी जी, क्योंकि अभी हमें उनकी अपील फाइल करने के लिए हमें पावर अटर्नीज चाहिए। सुबह संडे है, अब हमारी लीगल टीम की मीटिंग अभी खत्म हुई, मैं वहां से उठ के आया कि भाई हमें कोई वहां से वकालतनामे करा के लाएंगे हम, क्योंकि अब तो अरेस्ट हो गया, पहले तो वो थे बाहर थे, हम जाते थे पावर अटर्नी लेकर आ जाते थे। अब 2 पोजीशंस हैं, या तो वो जेल सुप्रीडेंट के मोर और उस पर साइन होंगे, स्टैंप होगी तो खान साहब की होगी, तब वो आएंगे पावर अटर्नीज, या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो, या सेशन जज या किसी जज ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करेंगे तो वहां पर होंगे। अब इशू ये है कि खान साहब को जो ये पनिशमेंट होगी तो ये तो कन्विक्शन होगी, इसमें तो किसी जज के सामने पेश उन्होंने करना नहीं है उनको। बाकी बेल्स जो है वो ऑलरेडी तो बेल्स बाकी हैं, वो अभी, क्योंकि ऑब्वियसली वो डेट ऑफ हियरिंग पे अगर वहां पर नहीं पेश होंगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएगी। कि खान साहब का केस वैसे था क्या ये, अगर आप आम फैम अल्फाज में सुनने वालों को बताए ना, लीगली स्पीकिंग बड़े आम फैम अल्फाज में, तो वो ये था कि आपने तोशाखाना से चीजें ली, आपने वो सेल आउट की, उसके बाद आपने वो अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर लिख दी, मतलब जो आपके सर्टिफिकेट थे उनमें लिखी हुई है, पैसे बताए हुए हैं, आगे ये नहीं लिखा हुआ कि जी ये तोशाखाना की चीजें हैं, यानी उसमें कॉलम ही नहीं है वैसे इस किस्म का। और मेरी अपनी एक लीगल ओपिनियन ये है कि अगर तो ये 2001-2 का जो टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके तहत करते तो फिर भी हमें कुछ समझ आनी थी। अब जो चार्ज फ्रेम हुआ है इसके ऊपर, चार्ज फ्रेम हुआ है सेक्शन 167 के तहत, और सेक्शन, ये एक टेक्निकल चीज है, इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि चार्ज फ्रेम हुआ है आपके ऊपर सेक्शन 167 एंड 173 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। ठीक है, ठीक है जी। अब आपका कंप्लेंट फाइल हो गया 190 के तहत, कंप्लेंट 190 के तहत, 17 के तहत ये वायोलेशन है जी। ये जो है ना, उन्होंने कहा जी कि ये 167 और 173, 173 और 169 और 67 के तहत ये जो है आपने किया है, और अब उसके ऊपर आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। देखिए, अगर कोई मर्डर केस होता है ना शहबाज भाई, और उस मर्डर केस की कत्ल की जो डेफिनेशन है ना, वो पीपीसी में सेक्शन 299 है या 300 है, कत्ल अम्द जिसको हम उर्दू में कहते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 302 में, जिसके अंदर पनिशमेंट होती है। अब जज साहब ने जो पनिशमेंट दी है वो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। 174 के तहत आपको 3 साल सजा हो सकती है, आपको जो है वो जो 1 लाख जुर्माना हो सकता है, और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो चार्ज आपने फ्रेम किया, जो फर्द जुर्म मेरे पे लगाया वो लगाया 167 के तहत और 173 के तहत,
और जो सजा सुना दी वो 174 के तहत। तो 174 तो भाई आप चार्ज में लिख देते, नंबर 1। नंबर 2 चीज है, अगर आप इसको बेयर रीडिंग करते हैं 167 की और 173 की, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, वो सारी की सारी इलेक्शन से रिलेटेड है। आपने इलेक्शन के दौरान उसके बड़ी सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, आप सारे पढ़िएगा उसको जरूर। उसके 4-5 कंपोनेंट्स जितने भी हैं, आप उसके अंदर जब भी जाएंगे और देखेंगे तो लिखा होगा कि ड्यूरिंग इलेक्शन, ड्यूरिंग पोल डेज, ड्यूरिंग आपने ये किया, ब्रेवरी की, इस तरह मैनेज किया और ये चीजें। उसके बाद डिक्लेरेशन आप भी जमा करते हैं, मैं भी जमा करता हूँ हर ईयर। उसमें कोई फ्लॉ होता है तो इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं जाएंगे, अब आप टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जाएंगे कि भाई आपने ये यहाँ पर मिस कर। ये 18-19 का, ये 18-19 का है जी। और बड़ी, यही मैंने आपको बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि खान साहब ने जब इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम 2018 था, और 18 में वो इलेक्शन लड़ने से पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो इलेक्शन लड़े, मीनिंग बाय 167 और 173 वहां तक थी, खत्म हो गई वो। उसके बाद वो जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद तोशाखाना ऐड हुआ, देन तो उन्होंने नेक्स्ट टैक्स रिटर्न में जमा करा दिया, तो टैक्स से रिलेटेड इशू है ये इलेक्शन एक्ट। आप इसको बेयर रीडिंग कर लीजिएगा, मैंने आपको सेक्शन कोड कर दिया, इसको बेयर रीडिंग जब करेंगे तो आपको इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी अपनी ये पर्सनल लीगल ओपिनियन है। नहीं, ये तो हर साल देने पड़ते हैं ना टैक्स रिटर्न, तो आपने हर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है जून के बाद, 30 जून या 1 जुलाई शुरू होता है, तो आपको जमा कराने पड़ते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द इशू, कि आपका वहां पर कोई अगर इश्यू होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, आपने नहीं दिया हुआ, वहां पर कोई प्रॉब्लम है, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन के अंदर वो ये है कि आपको ये टैक्स से रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड नहीं था, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना पड़ता है इसको, क्योंकि डिटेल्स मैंने आपको बता दी इतनी जल्दी, मतलब हमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर, मोहित भाई, एक बात है कि खान साहब ने कहा था मैंने एविडेंस पेश करनी है, और एविडेंस पेश करी है बगैर, और लास्टली ये कि जब आज मैं नहीं पंजोता एंड ख्वाजा हारिस साहब कोर्ट में मौजूद थे, बगैर सुने हुए आप ऑर्डर पढ़ लें कि सारा ऑर्डर हमारे सामने डिक्टेट हुआ, हम तीनों में से किसी का नाम नहीं है ऑर्डर शीट, उन्होंने ये लिखा नो वन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, नहीं है, तो अब लिखा हुआ है नो वन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ दैट। अच्छा, उन्होंने अगर 12 बजे भी मान लिया जाए, जब ऑर्डर अनाउंस हुआ उस टाइम तो सारे मौजूद थे, अगस्त में, जुलाई के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। उसके बाद आपका FBR वाले जो हैं वो एक आपको फॉर्म इशू करते हैं, और जो इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना गोशवारा भी मांगता होता है, आपको याद हो तो हर दफा कहता है जी फलां MNA का गोशवारा नहीं आया, फलां मिनिस्टर के रह गए हैं, इतने लोगों को नोटिस भेज दिया, वो गोशवारा भी ज्यादा मांगते हैं। ये आ चुकी है, और ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने शो किए हैं आपके ECP वालों ने, क्योंकि ECP ने 2 PWs, 2 एविडेंसेस, विटनेसेस पेश किए, और उन्होंने उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी हमने उससे क्वेश्चन किया ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ख्वाजा हारिस साहब ने, कि जी ये चीजें तो हमने, पैसे तो हमने लिखे हुए हैं, हमने कहा पैसे लिखे हुए, हमें क्या पता किस चीज के। तो आपने उसके आगे कॉलम ही कोई नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि जनाब ये तोशाखाना के हैं या XYZ किसी चीज के। सो वो एक चीज ये है कि आपके पैसे उसमें लिखे हुए हैं, आपने मेंशन नहीं किया कि जी मैंने तोशाखाना लिया था और मैंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया या सेल आउट कर दिया और मैंने वो उसके अंदर आ गई। सो दिस इज द टोटल केस, दिस इज नॉट अ केस लाइक कि जैसे नवाज शरीफ का केस था कि उनके तो एसेट्स बियॉन्ड मींस आ गए ना। इसमें तो आप देख लें, आप जब किसी को कन्विक्ट करते हैं ना तो उसमें आप 2-3 चीजें लिखते होते हैं कि एविडेंस जो है उसमें अंडर शेडो नहीं आई है, इट्स अ क्लियर ट्रांसपेरेंट केस, इसमें तो लिखा ही कुछ नहीं है ऑर्डर के अंदर। ECP ये कहती है कि आपने बताया नहीं, तोशाखाना भेज दिया और आपने हमें बताया कौन है, सो इसलिए आप डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन मैं अभी भी लीगली स्पीकिंग उसी जगह पे खड़ा हूं कि जो ये सेक्शंस लेवल किए गए हैं और जो फर्दर जुर्म लगाया गया है, चार्जशीट फ्रेम किया गया, वो टोटली ड्यूरिंग इलेक्शंस हैं। उसकी आप बेयर रीडिंग कर लें उसके अंदर, तो आपने इलेक्शन के अंदर ये नहीं करना, रिगिंग नहीं करना, पोलिंग में ये नहीं करना, XYZ सारी चीजें इस तरह की आएंगी। और ये नहीं है कि आपने बाद में जो है उसके अंदर क्या करना, और जो पनिशमेंट हुई है वो 174 के तहत हुई है, चार्ज फ्रेम नहीं। और मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जब मर्डर होता है तो 300 के तहत 299 और 300 PPC पाकिस्तान पेनल कोड बताता है आपको कि ये कत्ल है, कत्ल अमद है, लेकिन पनिशमेंट 302 की, पर्चा 302 में होता है।